हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 10 करेंगे। इससे पहले 9 पार्ट हो चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मौर्य वंश तक हमने पढ़ लिया था। अब मौर्योत्तर काल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और इसमें कई वंश आएंगे, तो हमें सभी वंशों को देखना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मौर्योत्तर काल में हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। तो मौर्य वंश के बाद जितने भी छोटे बड़े वंश हुए वो सभी हम मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का पतन इसलिए हुआ था क्योंकि अशोक की लास्ट में जो नीति थी वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ चले गए थे और ज़्यादा साम्राज्य को एक्वायर करने में उनका फोकस नहीं था। अशोक के बाद जितने शासक हुए सभी निर्बल थे। लास्ट में वृहदत्त अंतिम शासक था, जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। अब मौर्योत्तर काल में 2 तरह के शासक हुए, एक देसी शासक, दूसरे विदेशी शासक। देसी शासक वो थे जो हमारे देश में ही अलग अलग किसी दूसरे बड़े वंश के अंदर काम करते थे, बाद में उन्हें अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। विदेशी शासक वो थे जो बाहर से आए थे। तो देसी शासकों में सबसे पहला है शुंग वंश, फिर कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश या फिर महामेघवाहन वंश। ये इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में थे सभी। फिर कुछ छोटे छोटे अवीर, उच्छ्वाकु और वाकाटक। यहाँ पे हमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो शुंग वंश पे और सातवाहन वंश पे। ये काफ़ी बड़े बड़े वंश थे, काफ़ी टाइम तक रहे, इसलिए इन दोनों पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर विदेशी शासकों में इंडो ग्रीक शासक, शक शासक, पर्थियन शासक, कुषाण वंश के शासक। तो ये विदेशी में है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। किसकी हत्या की थी? बृहद्रथ की हत्या की थी, मौर्य वंश का अंतिम राजा, और 185 ईसा पूर्व में हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला है हर्षचरित। यह हर्षचरित पुस्तक है जिसकी रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। इसमें लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र अनार्य था। पुष्यमित्र को आर्य जो श्रेष्ठ जाति होती है वो नहीं कहा गया है। हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है। फिर एक पुराणों में कौन कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण और वायु पुराण। इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, इन्हीं दोनों पुराणों से, मत्स्य और गरुड़, मत्स्य और वायु। नेक्स्ट है महाभाष्य, जो कि पतंजलि ने लिखा है। इससे पता चलता है ये पतंजलि किसके शासनकाल के टाइम पे का था, मतलब अगर समकालीन पूछा जाए इसके समकालीन शासक कौन था, तो यही पुष्यमित्र शुंग था। ये पतंजलि के अच्छे मित्र थे पुष्यमित्र शुंग। तो इसमें यवनों के आक्रमण की चर्चा की गई है। महाभाष्य में जो बाहरी यवन शासक थे उनके आक्रमण की चर्चा की गई है और कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को हराया था, और यही बात गार्गी संहिता में लिखी गई है। पूछा जाए कि गार्गी संहिता किस तरह की पुस्तक है, तो ये ज्योतिषी पर आधारित पुस्तक है गार्गी संहिता, और इसी में ये बात भी लिखी है कि यवनों का आक्रमण हुआ था पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। इसमें पुष्यमित्र शुंग के बाद जो दूसरा राजा हुआ था अग्निमित्र, उसकी चर्चा की गई है। मालविका एक स्त्री थी और अग्निमित्र एक शासक था, उसकी चर्चा, उसकी प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। तो शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का इससे पता चलता है, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी उसका भी इसमें पता चलता है मालविकाग्निमित्रम में। नेक्स्ट है दिव्यावदान। इसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के स्तूपों को तोड़ा था। कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग जो है कि बौद्ध धर्म को सताने वाला था, बौद्ध धर्म को ख़त्म करने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भरहुत का जो स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है, उसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये सभी जानकारियाँ अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे चलेंगे, कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। तो अयोध्या का एक अभिलेख मिला है जिसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और इसमें जो उनका पुरोहित था पुष्यमित्र शुंग का, वो कौन था? पतंजलि। अब देखेंगे बेसनगर अभिलेख क्या था। तो ये बेसनगर अभिलेख एक हिंद यमन राजदूत हेलियोडोरस ने ये अभिलेख बनवाया था, और ये किसने भेजा था हेलियोडोरस को? तो एंटिलियाकीट्स एक शासक था, हिंद यमन शासक एंटिलियाकीट्स, उसने भेजा था इसको। और किसके दरबार में भेजा था? तो शुंगकालीन एक शासक थे जिनका नाम था भागभद्र। तो भागभद्र में के दरबार में भेजा था, और ये हेलियोडोरस जो था ये भागवत धर्म को मानने वाला था। तो ये पहला भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख है, बेसनगर अभिलेख। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है भरहुत का लेख। भरहुत का लेख से भी हमें शुंगकाल की जानकारी मिलती है। ये कहाँ पे स्थित है भरहुत? सतना के, मध्य प्रदेश की सतना में। अगला जो शासक है पुष्यमित्र शुंग के बाद वो है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में बस एक ही चीज़ खास है कि इसने यज्ञसेन को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे यज्ञसेन को पराजित किया था। यज्ञसेन था विदर्भ का शासक, और ये विदर्भ का शासक यज्ञसेन कैसे बना था? पहले ये प्रशासक था पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे ही, एक पुष्यमित्र शुंग के तरफ से ही एक शासक रखा गया था वहाँ पे, लेकिन बाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी और दुश्मन बन गया था शुंग वंश का। तो अग्निमित्र ने इसे पराजित किया, और यज्ञसेन की एक बहन थी मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन कहाँ मिलता है? जो मालविकाग्निमित्रम में, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में।
तो ये चीज़ एक कहानी है और आपको पता होनी चाहिए, बस एग्जाम में पूछी नहीं जाती। अब अग्निमित्र के बाद कौन था? वज्रमित्र। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इसे हम नहीं पढ़ेंगे। फिर चौथा जो शासक है वो भागभद्र, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि इसके दरबार में कौन आया था? हेलियोडोरस नाम का राजदूत आया था, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ के ऊपर भागवत धर्म का बेसनगर अभिलेख लिखवाया था। तो ये कौन है? भागभद्र। और किसके द्वारा ये भेजा गया था हेलियोडोरस? तो एंटियाकीट्स, जो कि हिंदी यवन शासक था। बस इतना इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, पांचवा शासक देवभूति। देवभूति जो था शुंग वंश का अंतिम शासक था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक। तो ये अंतिम जो वाले जो होते हैं ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, खास करके यूपी पीसीएस में। अंतिम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? तो ये देवभूति था अंतिम शासक। इसकी हत्या किसने की थी? तो वासुदेव ने इसकी हत्या की। और किसकी स्थापना की? दूसरे वंश की, कण्व वंश की। तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले जो शुंग वंश है उसके विजय अभियान देख लेते हैं, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विजय अभियानों में विदर्भ और बरार की विजय शामिल थी। विदर्भ या फिर बरार। तो अभी हमने देखा था कि विदर्भ का शासक कौन था? यज्ञसेन। और यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक दुश्मन कहा जाता था। तो ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, शुंगों का स्वाभाविक दुश्मन किसे कहा जाता था? यज्ञसेन को, जो कि विदर्भ का शासक था। कैसे ये स्वाभाविक दुश्मन बना? क्योंकि शुंगों के टाइम पे ये एक प्रशासक था सिर्फ, और बाद में इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी और लड़ाई होने लगी थी फिर शुंगों से और यज्ञसेन से। आगे चलेंगे, खारवेल से युद्ध हुआ था शुंगों का। तो खारवेल से युद्ध, खारवेल कहाँ का शासक था? कलिंग का शासक था। कलिंग कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा वाला क्षेत्र। तो वहाँ पे पुष्यमित्र शुंग को पराजित होना पड़ा था, खारवेल से हारना पड़ा था। मतलब जो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, वो किससे हारा था? खारवेल से हारा था, कलिंग के राजा से। और ये कहाँ पे लिखा है किस अभिलेख में? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग हारा था खारवेल से। आगे चलेंगे, शुंगकालीन कला के बारे में देखिए। तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ शुंगकालीन कला है ये। फिर अजंता का 9वां चैत्य मंदिर, ये सभी रट लीजिए ऐसे। नासिक का कार्ले चैत्र और मथुरा की जो ये छड़ियों की मूर्तियां हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस काल से संबंधित है। तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ शुंग काल से संबंधित है। अजंता का 9वां चैत्य मंदिर शुंग काल से संबंधित है। फिर है नासिक का कार्ले, नासिक तथा कार्ले का चैत्य जो बना है, चैत्य क्या होता है? जहाँ पे बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो हैं पूजा वगैरह करते हैं उसे चैत्य कहा जाता है। जहाँ पे रहते हैं उसे बिहार कहा जाता है। फिर मथुरा की या छेछड़ियों की मूर्तियाँ भी शुंग काल से संबंधित हैं। आगे चलेंगे, कण्व वंश के बारे में। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व की ये बात है। संस्थापक कौन था? वासुदेव। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संस्थापक कौन था। तो वासुदेव इसका संस्थापक था, जिसने देवभूति की हत्या की थी, शुंग वंश के अंतिम शासक। फिर वासुदेव एक ब्राह्मण था। वैदिक धर्म और संस्कृति संरक्षण जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी, कण्व वंश ने उसे जारी रखा था। शुंग भी ब्राह्मण थे और ये वासुदेव भी ब्राह्मण था। और इसमें केवल 4 शासक हुए कण्व वंश में। कौन कौन से? वासुदेव पहला वाला था, फिर भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। इसमें पहला और आखिरी बिल्कुल याद होना चाहिए कि पहला शासक कौन था कण्व वंश का? वासुदेव। अंतिम कौन था? सुशर्मन। और अंतिम जो राजा था सुशर्मन, इसकी हत्या किसने की थी? सिमुक ने। सुशर्मन की हत्या किसने की? सिमुक ने। और किस वंश की नींव डाली थी? आंध्र सातवाहन वंश। ये भी एक ब्राह्मण वंश था, आंध्र सातवाहन। अब पढ़ेंगे आंध्र सातवाहन वंश। ये 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व की बहुत लंबे समय तक आंध्र सातवाहन वंश रहा था। इसके लिए इसमें बहुत सारे ऐसे शासक हुए जो बहुत ही प्रतापी शासक थे, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। जिसने किसकी हत्या की थी? सिमुक ने सुशर्मन की हत्या की थी, कण्व वंश के अंतिम शासक। क्षेत्र कौन था आंध्र सातवाहनों का? तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। पुराणों में आंध्र सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य वंश भी कहा जाता है। अभिलेखों में इसे सातवाहन वंश कहा जाता है। तो ये दोनों मिला के आंध्र सातवाहन वंश नाम दे दिया गया इतिहासकारों के द्वारा। राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या फिर पैठन। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। भाषा ये प्राकृत यूज़ करते थे, लिपि इनकी ब्राह्मी थी सातवाहनों की। फिर आगे चलेंगे, इस वंश की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? तो ये सभी अभिलेख इंपॉर्टेंट है। पहला है रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख। ये कहाँ स्थित है? नाना घाट अभिलेख सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा या मैचिंग में आ जाता है कि कहाँ स्थित है, तो पुणे महाराष्ट्र में। फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख में 2 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नासिक से। गौतमी बलश्री के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नासिक से। और ये सभी अभी हम आगे पढ़ेंगे इनसे क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। फिर है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का नासिक अभिलेख। फिर है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का कार्ले अभिलेख। तो 2 अभिलेख हैं पुलवामी के, नासिक और कार्ले। फिर है यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक अभिलेख। यज्ञश्री का अभिलेख कहाँ मिलता है? नासिक से।
फिर देखिए गौतमी श्री बलश्री का नासिक से मिलता है, गौतमी श्री सातकर्णी का नासिक से मिलता है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का भी नासिक से मिलता है, यज्ञश्री सातकर्णी का भी नासिक से मिलता है। आगे चलेंगे, ये नागनिका वाला केवल पुणे से मिलता है। फिर है अब सातवाहन वंश के प्रमुख शासक के बारे में देखेंगे। वैसे तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, लेकिन इसका पहला जो प्रतापी शासक था वो सातकर्णी प्रथम था। सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक सातकर्णी प्रथम, और इसने जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी। तो भूमि अनुदान किसने किया था? तो सातकर्णी प्रथम ने, जो सातवाहन वंश का था। ये हमें कहाँ पे साक्ष्य मिलता है? तो रानी नागनिका का जो हमने पहला अभिलेख अभी देखा था उसी में हमें, पुणे में स्थित है, वहाँ पे ये साक्ष्य मिलता है। और भूमि दान का ये पहला अभिलेख है। भूमि दान किसी ने किया है इस बारे में ये पहला लेख है, और इसी से हमें प्राप्त होता है जानकारी नागनिका के अभिलेख से कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। 2 यज्ञ किए थे किसने? सातकर्णी प्रथम ने। 2 अश्वमेध यज्ञ, 1 राजसूय यज्ञ। आगे चलेंगे, सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई थी। तो पूछा जा सकता है किस शासक ने अपनी पत्नी के नाम पर मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई थी, जो कि सातवाहन वंश का था? सातकर्णी प्रथम। उपाधियां क्या क्या थी इसकी? दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र। ये दोनों उपाधियां रट लीजिए, दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र। तो ये दोनों किसकी हैं उपाधियां? सातकर्णी प्रथम की। आगे चलेंगे, हाल के बारे में जान लीजिए। हाल एक तरह के कवि थे और इन्होंने बहुत सारे कवियों को अपने राज दरबार में आश्रय भी दिया था। तो ये प्राकृतिक वंश के एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती किसकी रचना है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये हाल की रचना है, जो कि आंध्र सातवाहन वंश के शासक थे, राजा थे ये। फिर इनके दरबार में कौन कौन रहता था? तो गुणाढ्य रहते थे और सर्ववर्मन रहते थे। गुणाढ्य ने किसकी रचना की है? बृहद कथा की। सर्ववर्मन ने कातंत्र की। तो ये दोनों कवि जो हैं लेखक कहाँ पे रहते थे? हाल के दरबार में, गुणाढ्य और वर्मन। आगे चलेंगे, अब देखेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। तो ये सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। इसकी माता का नाम क्या था? गौतमी बलश्री। आप जितने भी आंध्र सातवाहन वंश के शासक देखेंगे सबके नाम के पहले उनकी माँ का नाम लगा है। इससे पता चलता है कि आंध्र सातवाहन वंश में महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान था, लेकिन समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, क्योंकि राजा कौन बनता था? बेटा, लेकिन माँ को भी अच्छी, मतलब महिलाओं को भी अच्छी स्थिति प्राप्त थी। फिर उसकी माता का नाम, माता बलश्री जो थी, उनके नासिक अभिलेख से हमें पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो अद्वितीय ब्राह्मण की उसकी उपाधि थी। अद्वितीय ब्राह्मण उसे कहा गया है, मतलब ऐसा कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं है। फिर उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था, ऐसा भी लिखा है नासिक अभिलेख में। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट में आ सकता है यूपीपीसीएस में कि 3 समुद्रों का पानी पिया था गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े ने। ऐसा किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो नासिक अभिलेख से ये जानकारी मिलती है, और इसी में कहा गया है उसे अद्वितीय ब्राह्मण। फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया था, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली जो व्यवस्था थी अलग अलग सबको, वो चीज़ व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था। जो मिक्सिंग हो रही थी, जो संकर प्रजातियां बहुत बन रही थी, आपस में मिक्स हो रही थी जातियां, उसे एक संरक्षण प्रदान किया था, और ब्राह्मणों को भी संरक्षण दिया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। फिर बौद्ध धर्म को अजकालकीय तथा कार्ले के बौद्ध भिक्षु कर्जक ग्राम दान किए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 2 ग्राम दान किए थे, अजकालकीय और कर्जक। तो ये कर्जक किसे दिया था? कार्ले के भिक्षु संघ को, और अजकालकीय बौद्ध संघ को। तो ये बहुत ही टफ जब क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते। फिर इसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था, और इसने एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नाहपान को पराजित किया था। तो नाहपान जो था एक शक शासक था जिसे किसने पराजित किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। फिर नासिक या फिर जोगलथंबी से चांदी के सिक्के मिले हैं, 8000 सिक्के मिले हैं, जिसमें एक तरफ नाहपान का चित्र है, एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का। तो ये यही दिखाता है वहाँ पे कि नाहपान को पराजित किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ से मिला है ये सिक्का? नासिक से। आगे चलेंगे, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो इसके बारे में जो चौथा वाला शासक था गौतमीपुत्र पुलवामी, आंध्र प्रदेश पर विजय के बाद ये प्रथम आंध्र सम्राट कहलाया। तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद एक उपाधि धारण की थी आंध्र सम्राट। और इसको पराजित किसी ने किया था, वो कौन था? शक शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया था, लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया
क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि इसका जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का एक भाई था छोटा, शिवश्री सातकर्णी, शिवश्री सातकर्णी के साथ रुद्रदामन की बेटी का विवाह हुआ था। तो ये इसका भाई जो था वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का शिवश्री सातकर्णी, ये इसका दामाद था रुद्रदामन का, इसलिए उसे छोड़ दिया, मारा नहीं। फिर वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बाद शिवश्री सातकर्णी ही शासक बना था कुछ टाइम के लिए। फिर इसके बारे में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए लास्ट वाला पढ़ेंगे अब, यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी जो था ये अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक था, ये आंध्र सातवाहन वंश का यज्ञश्री सातकर्णी। और इसके सिक्के से हमें जानकारी मिलती है, इसके सिक्के पर जलयान का चित्र बना है, जिससे पता चलता है कि ये व्यापारी वर्ग जो था व्यापार का काफ़ी शौकीन था और ये जल यात्रा का काफ़ी शौकीन था, समुद्री व्यापार का शौकीन था, ये इससे पता चलता है इसके सिक्कों से। कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पे, अन्य हिंदी में लिखा है, इंपॉर्टेंट इंग्लिश में। 3 श्रेणियाँ हैं यहाँ पे, जो समाज था वो 3 श्रेणियों में विभाजित था, राजा, महाभोज, सेनापति। समाज नहीं, मतलब उसका राज दरबार में जो मेन व्यक्ति थे, राजा, महाभोज और सेनापति। जिले को आहार कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रशासक होता था ग्रामीण क्षेत्रों का, उसे गौलमिक कहते थे, गौलमिक। फिर सातवाहनों ने सबसे पहले शीशे की मुद्रा चलाई थी। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि शीशे की मुद्रा किस वंश ने चलाई थी? सातवाहनों ने। इस महिलाओं की दशा अच्छी थी, संपत्ति में उनका अधिकार था, शिक्षा में भी उनका अधिकार था महिलाओं का, तो हमने पहले ही बात की है। लेकिन राजा कौन बनता था? बेटे। फिर आगे चलेंगे, राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी। महिलाएं जो थी राज परिवार की वो बौद्ध धर्म को मानती थी और पुरुष जो थे वो वैदिक धर्म को मानते थे। तो दोनों को पूरा संरक्षण मिला था, बौद्ध धर्म को भी और वैदिक धर्म को भी। फिर एक छोटे छोटे वंश हैं 2-3। आभीर वंश, जिसे कलचुरी का चेदी वंश कहा जाता है। तो 2 तरह के भी चेदी वंश मिलेंगे, आगे कलिंग का चेदी वंश मिलेगा, ये कलचुरी का चेदी वंश है। तो संस्थापक कौन था आभीर वंश का? ये था ईश्वर सेन। केंद्र इसका क्या था? नासिक में ये था। आभीर वंश कहाँ पे था? नासिक में। आगे चलेंगे इक्ष्वाकु वंश। तो ये इक्ष्वाकु वंश से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस वंश के लोग कहाँ पे रहते थे? कृष्णा गुंटूर वाले एरिया में, कृष्णा नदी और गुंटूर वाले एरिया में, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश था। जब ये सातवाहन वंश का पतन हुआ तभी ये सभी जो वंश हैं छोटे छोटे ये बने थे। आभीर वंश भी तभी पड़ना था महाराष्ट्र को हथिया के। महाराष्ट्र पहले सातवाहनों के अंडर था, बाद में अभीरों ने ले लिया। फिर इक्ष्वाकु वंश जो है इसने कौन सा एरिया ले लिया? आंध्र प्रदेश वाला एरिया। और पुराणों में इक्ष्वाकु वंश को श्री पर्वतीय या फिर आंध्र भृत्य कहा गया है। ये दो बार पीसीएस में क्वेश्चन आ गया है कि श्री पर्वतीय किसे कहते थे? इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु वंश को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। फिर ये पहले किसके शासक थे? सामंत थे। ये पहले सातवाहनों के अंडर काम करते थे इक्ष्वाकु वंश के लोग। संस्थापक कौन था? सबसे पहला इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था? श्री शांतमूल। श्री शांतमूल। आगे चलेंगे, कलिंग का चेदी वंश संस्थापक कौन था इसका? महामेघवाहन। इसलिए इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं, कलिंग के चेदी वंश को। सबसे प्रतापी शासक जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है खारवेल। इसके बारे में भी हमने पहले भी पढ़ा। जानकारी का स्रोत क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि खारवेल का अभिलेख है कलिंग का। हाथी गुम्फा अभिलेख, इससे क्या क्या जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने कलिंग में नहर खुदवाए थे। महापद्मनंद जो कि नंद वंश में था, उसने कहाँ पे? कलिंग में नहर खुदवाई थी। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो ये खारवेल वाले अभिलेख से, हाथी गुम्फा वाले अभिलेख से। फिर है जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दान करने का भी इसमें उल्लेख है हाथी गुम्फा अभिलेख में। पहली बार जैन भिक्षुओं को दान करने का उल्लेख इसी में है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। और पहली बार नहर की जानकारी का भी जो उल्लेख किया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख से ही हमें मिलता है। फिर इसी अभिलेख में मिला है कि चोल, चेर और पांड्य को खारवेल ने पराजित किया था। और इसी में लिखा है कि पांड्य जो थे, पांड्य शासक, उनको गधा बना के कलिंग में घुमाया था खारवेल ने। ये जानकारी मिलती है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से। फिर उदयगिरी में 19 और खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का भी निर्माण कराया था। गुफा जो है, गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? खारवेल ने। फिर आता है वाकाटक वंश। संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, सीधे क्वेश्चन आता है। और राजधानी क्या थी? नागपुर या फिर नंदीवर्धन। और इसमें 2 और प्रतापी शासक थे, प्रवरसेन प्रथम और रुद्रसेन द्वितीय। प्रवरसेन प्रथम के बारे में है किसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। रुद्रसेन द्वितीय के बारे में है तो वंद जो एक पुस्तक है उसका रुद्रसेन द्वितीय ने रचना की थी प्राकृतिक भाषा में, रुद्रसेन द्वितीय ने। तो दोनों के बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, वाकाटक वंश से संबंधित हैं दोनों। रुद्रसेन द्वितीय ने सेतुबंध की रचना की। संस्थापक कौन है वाकाटक वंश का? विंध्य शक्ति। क्षेत्र कौन सा है? नागपुर वाला क्षेत्र।
तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आया, मैंने तेज़ बोला है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा पूरा वीडियो, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पिछले सभी वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि 9 वीडियो हो चुके हैं इसके, सभी इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।